यस, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, जिनका एग्जामिनेशन पास में है, मई 2025 में जो पेपर देने वाले हैं, वो सारे बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता होगा, चाहे आपने मुझसे पढ़ा हो, किसी और टीचर से पढ़ा हो, कि हम ट्रीटमेंट किसी चीज़ का पढ़ते कुछ और है, पर वही चीज़ जब हम इंस्टीट्यूट की मटेरियल में देखते हैं तो ट्रीटमेंट कुछ और हुआ होता है। बहुत जगह गलत आंसर इंस्टीट्यूट दे रहा है। ठीक, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ऐसा पढ़ाया, ठीक है, इंस्टीट्यूट में ऐसा है, हम क्या करें? अब आपके कंफ्यूजन में हो सकता है कि सर इंस्टीट्यूट में भी मिस्टेक आंसर है, मिस्टेक ट्रीटमेंट है कहीं कहीं पे। बिल्कुल, दो चार चलो मैं पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि लिवरेज चैप्टर में फाइनेंशियल लिवरेज टॉपिक है, एंड फाइनेंशियल लिवरेज दो चीजों से क्रिएट होता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक जो फॉर्मूला है वो है पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। करेक्ट। आईसीआई की बुक में देखोगे तो बहुत सारे आंसर में ये लिया ही नहीं है। ये ना लेने का मतलब है कि प्रेफरेंस डिविडेंड है पर लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ मिस्टेक है। आपको क्या करना है, आपको लेना है। आईसीआई क्या कर रहा है उसे छोड़ो, जहां पे भी कुछ गड़बड़ी हो गई है वहां पे आपको करेक्ट ट्रीटमेंट करना है। चलो दूसरा एग्जाम्पल। अभी रिसेंट में एग्जाम में पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था जैन 25 में, इक्विटी रिस्क प्रीमियम। मैंने बोला था ये होता है आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, यानी कि कितना एडिशनल रिटर्न मिलेगा कंपनी की इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वो ये है, तो ये पूरा आएगा। ठीक, यहाँ पे बहुत बच्चे, बहुत टीचर, इसमें डिबेट था कि ये नहीं वो होगा। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें कोई डाउट ही मत रखो, इसका करेक्ट आंसर यही है। पर आईसीआई जब सजेस्टेड आंसर दिया तो उसने क्या लिया, आर एम माइनस आर एफ। मैं कहीं और दिखाऊं तो आपको विश्वास ना हो। चलो आईसीआई की बुक देखते हैं, ये सीए फाइनल की मटेरियल है। ठीक, इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या लिखा है, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। कोई डाउट है क्या आपको इसमें? 1% की भी डाउट है? ये इंस्टीट्यूट की बुक है। इंस्टीट्यूट की बुक में चैप्टर 5 पेज नंबर 5 सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जिसमें हम पढ़ते हैं इक्विटी वैल्यूएशन, उसमें क्लियरली ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक, कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। जब आप इसको सीए फाइनल में आओगे तो दो जगह पढ़ोगे, यहाँ पे भी पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में भी, वहां पे भी यही पढ़ाया जाता है। बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये ना करके ये किया है। आपको क्या करना है, जब भी कुछ आए जो आपने करेक्ट पढ़ा है, करेक्ट ट्रीटमेंट करना है। थर्ड एग्जांपल ले लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है कि नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, इश्यू प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। और जब भी परसेंटेज में दे तो जितने पे इश्यू हुआ होता है उसी का परसेंटेज अप्लाई करते हैं। मैं कोई चीज 100 रुपए का बेचूंगा तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी 100 रुपए का ही निकलेगा ना, है ना। तो जो भी हमारा प्रोसीड होता है, जितना बेच के आता है, उसी में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटाते हैं। ये ना दिया हो इश्यू प्राइस तो हम मानते हैं करेंट मार्केट प्राइस पे इश्यू होगा। ठीक, तो मार्केट प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट करते हैं। पुराने जो आंसर है उसमें इंस्टीट्यूट ने फेस वैल्यू लेस फ्लोटेशन कॉस्ट कर दिया है। तो मैंने क्या बोला, फेस वैल्यू इज नहीं, पहले मार्केट प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू प्राइस ना दिया हो तो आज जितना मार्केट प्राइस चल रहा है उतने पे तो इश्यू करोगे, अगर नई सिक्योरिटी आपने इश्यू किया तो। थर्ड, ये भी ना हो तब फेस वैल्यू लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। पहले इंस्टीट्यूट इसमें गड़बड़ी करता था, ये दे देता था अगर इश्यू प्राइस ना हो, तो अब करेक्ट कर दिया है। तो मैं होप करता हूं आने वाले समय में अगर इश्यू प्राइस ना हो, पिछले सजेस्टेड आंसर में करेक्ट करके दिया था तो मार्केट प्राइस में निकालेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लो। डिविडेंड चैप्टर में आपने देखा होगा, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी। एक बात बताइए,
एक होता है D0, दैट इज करंट ईयर में जो डिविडेंड पे हुआ, इस साल जो डिविडेंड पे हुआ उसको बोलते हैं D0। इट इज करंट ईयर डिविडेंड, जस्ट पेड डिविडेंड, कंपनी पेड डिविडेंड, ये सारे लैंग्वेज में देता है। D1 ये है सर मैं यहां खड़ा हूं तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो अगले साल पे होने वाला है, करेक्ट। अगर करंट ईयर का ईपीएस दिया हुआ है, इसमें पे आउट रेशियो इनटू कर दूं, तो ये जो डिविडेंड आया डिविडेंड पर शेयर, ये तो D0 होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो करंट ईयर का ईपीएस है, तो करंट ईयर का डिविडेंड है। यस, करंट ईयर में जो डिविडेंड पे हुआ है दैट इज D0। लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट इसको D1 कर देता है। बल्कि हमने क्या पढ़ा, इसको D0 मानना है, 1 प्लस ग्रोथ रेट करके D1 करना है, ठीक। अब कितने सॉल्यूशन में इसको D1 माना है कितने सॉल्यूशन में D0 माना है? जहां पे D0 माना है वहां ग्रोथ रेट ऐड किया है, पर आपको डिविडेंड पर शेयर जो करंट ईयर का है दैट इज D0, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ मल्टीपल ऐसे जगह आपको दिख जाएंगे। तो चार मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया, चलो एक और कॉस्ट में भी एग्जाम्पल ले लो। सिर्फ फाइनेंस की बात क्यों करें, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने कॉस्टिंग में ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा। ओवरहेड में एक टॉपिक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक कॉस्ट सेंटर का या डिपार्टमेंट का कितना ओवरहेड का खर्चा है ये हम बजट करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने पढ़ा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं उस केस में क्या करना होता है अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्ट खर्चा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल कॉस्ट है, ये तो हम चार्ज कर ही लेते हैं। हम तो ओवरहेड पता करने जा रहे हैं कि ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या आएगा, क्योंकि ओवरहेड बजटेड बेसिस पे चार्ज होता है। डायरेक्ट कॉस्ट आर आइडेंटिफिएबल कॉस्ट, ठीक। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये तो गुड्स बनाते नहीं, पर खर्चा तो इनका भी चार्ज होना है प्रोडक्ट पे। तो इनके जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो हम लेते हैं, बिकॉज इनके लिए वो डायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये इनडायरेक्ट खर्चे। ये लॉजिक देके आपको टीचर पढ़ाए होंगे, करेक्ट। अब देखो, इंस्टीट्यूट कई बार पास्ट के सॉल्यूशन में ऐसा किया है, किसी का भी नहीं लिया। मान लो डायरेक्ट वेजेस दिया तो किसी का भी नहीं लिया, जबकि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लेना था, सर्विस डिपार्टमेंट का लेना था। एक अटेम्प्ट में लिया है पास्ट ईयर के सॉल्यूशन में, सबका ही ले लिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी सर्विस डिपार्टमेंट का भी। गलत है। ऐसे कई जगह आपको ट्रीटमेंट में मिस्टेक दिखेंगी, पढ़ते टाइम डाउट अराइज होगा, लगेगा कि सर क्या करूं मैं यहाँ पे। आप सही ट्रीटमेंट करो, ठीक। जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है वो डेफिनेटली आपको सही ट्रीटमेंट के लिए फुल मार्क्स देगा। इंस्टीट्यूट से कहीं भी देखो, कंसेप्ट में कहीं पे गड़बड़ी आपको दिख जाए ना, आपको सही ट्रीटमेंट करना है, दैट्स इट। पढ़ाई इंसान नॉलेज को ध्यान में रख के करता है, ठीक है, प्रैक्टिस है। ऐसा थोड़ी ना आप सही कर दोगे तो इंस्टीट्यूट गलत मार्क्स देगा। सही चीज को गलत कर दोगे तो मार्क्स कटते हैं। कहीं पे मिस्टेक है, आप सही कर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी पढ़ते टाइम कोई ऐसी सॉल्यूशन आ जाए जहां पे कंसेप्चुअली इंस्टीट्यूट से मिस्टेक है, मैंने तो 5 एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे 15 नहीं 20 एग्जाम्पल होंगे। रेगुलर बैच में जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय वो चीज कवर्ड हो जाती है, नहीं ये होना चाहिए, पर अभी सब चीज बताना संभव नहीं है, ठीक। तो ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पढ़ते टाइम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सही जो पढ़ा है वो करो। बार बार ये कुछ रिपीटेड एग्जाम्पल है जो बच्चे बार बार पूछते हैं, सर आपने तो ऐसे पढ़ाया था, इंस्टीट्यूट में ऐसा कर रखा है। इंस्टीट्यूट को छोड़ो, जहां पे भी मिस्टेक कर रखा है आपको करेक्ट आंसर करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप सॉल्यूशन मैच करने बैठ गए, अगर आप सॉल्यूशन को ध्यान देने लगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे मोटिवेशन की भी कमी होती है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं कि क्या। जिसमें डाउट ही नहीं है, जिसमें कॉन्फिडेंट हो, जो चीज अच्छे से पढ़ा है उसमें डाउट मत करो। हाँ, उसके अलावा भी किसी ट्रीटमेंट में आपको लगता है कि सर यहाँ गड़बड़ी है, ये होना चाहिए, टीचर से पूछ लो, ठीक। तो पढ़ते टाइम ये डाउट अराइज होगी। मुझसे रिसेंट में 1 महीने में नहीं भी तो 20-30 बच्चों ने इस टॉपिक में डाउट पूछा है कि क्वेश्चन वो सही बना रहे हैं पर कहीं पे आंसर में कुछ मिस्टेक है, बोल रहे हैं सर इसने ये नहीं कंसीडर किया, इसने ये नहीं कंसीडर किया। बच्चे आप लोग करेक्ट हो, जो आपको सही चीज पढ़ाया गया है, ठीक। कभी कभी हो जाता है, वो भी बनाने वाले इंसान है, मिस्टेक हो गई है, आपको सही कर लेना है।
ठीक है, पढ़ाई करते रहो। और हाँ, आरटीपी आ चुकी है आई थिंक सो। आरटीपी का डिस्कशन करना है क्या, जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। जितने भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आरटीपी का डिस्कशन करना है तो कल के लेक्चर में आरटीपी के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो। अब 1 महीना ही रह गया एग्जामिनेशन के लिए, जम के पढ़ाई करो। उसके बाद एक बार जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, रिलैक्स करने के लिए टाइम ही टाइम मिलेगा। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल एक कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, मैं नंबर आपको दे देता हूँ टेलीग्राम का, मैसेज करना है। ठीक है, आराम से पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। डाउट पढ़ाई के दौरान क्लियर हो जाए ज़्यादा बढ़िया है, एग्जाम में अराइज नहीं होनी चाहिए। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए।